हेलो एवरीवन, मैं सौरभ चौहान विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं विंग्स कोचिंग क्लास से विगत 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और मैं इस संस्था में बच्चों को, विद्यार्थियों को हिंदी और संस्कृत पढ़ा रहा हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपने आप को परिचित करना चाहता हूँ। आप सभी हिंदी से तो बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो आज मैं आप सभी को हिंदी से ही और हिंदी व्याकरण से ही जोड़ना चाहता हूं और उसी के माध्यम से जुड़ना चाहता हूं। तो मैं आज आपको हिंदी व्याकरण की कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम उसे पढ़ते आ रहे हैं, उस सभी से जोड़ना चाहता हूं या उससे इंट्रो कराना चाहता हूं। तो हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने जो शुरुआत की है वो वर्णमाला से की है। वर्णमाला या वर्णमाला के अक्षर से सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मुख्य बिंदु उनसे परिचित कराना चाहता हूँ, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण के माध्यम से उन चीजों को सरल तरीके से आप लोगों के सामने समझाना चाहता हूँ। वर्ण से तात्पर्य है अक्षर। हिंदी वर्णमाला के भी सभी अक्षर जिनका हमको ज्ञान है, जो अ से लेकर ज्ञ तक के शब्द हैं, उन सभी वर्णमाला के अक्षरों को वर्ण कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने एक परिभाषा लिखी गई है, हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर वर्ण कहलाते। वर्ण मतलब अ, ब, स, द, इस प्रकार के जो अक्षर है उन सभी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और ये जो वर्ण है, इन वर्णों के माध्यम से ही किसी शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द को यदि हम अंग्रेजी में कहें तो एक छोटा सा वर्ड, तो वो वर्ड किससे मिलकर बनता है? वो वर्ड या शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। तो किसी भी शब्द की शुरुआत किसी वर्ण से होती है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो हैगा शब्द। शब्द वर्णों का समूह होता है। जो वर्ण का समूह होता है वो शब्द को बनाता है। शब्द से ही वाक्य बनाए जाते हैं। तो शब्द जिस प्रकार ये वर्ण है, यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं, ये अ और ये ब, तो ये क्या हो गए? वर्ण हो गए। और यदि मैं यहाँ पे शब्द की बात करूं तो एक शब्द आपस में मिलकर बनेगा अब। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ण मिलकर क्या करते हैं? शब्दों की उत्पत्ति करते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो हैगा वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। वाक्य की यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह होता है। शब्दों के समूह को ही वाक्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सेंटेंस कहा जाता है। वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। अब मैं यहाँ पर इन तीनों वाक्य के प्रकार को आपको परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सरल वाक्य, यहां पर हम केवल सरल शब्द की यदि बात करें तो जिसमें एकदम सरल सा सेंटेंस या लाइन लिखी हो, जहां पर क्रिया एक ही होती है, वो होता है सरल वाक्य। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जहां एक ही क्रिया हो और एक ही वाक्य हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जैसे मैं यदि इसका उदाहरण देना चाहूं तो मोहन बाजार जाता है, ये सरल वाक्य का एक अच्छा सा उदाहरण है। दूसरा हमारा जो वाक्य का प्रकार है वो हैगा मिश्र वाक्य। मिश्र शब्द से आप सब अच्छे से परिचित हैं। किन्हीं 2 चीजों का आपस में मिल जाना, मिश्रित हो जाना, वो मिश्र शब्द को शो करता है। तो ये वाक्य का प्रकार है मिश्र। तो यहाँ पे भी 2 अलग अलग वाक्य जब आपस में मिलते हैं तो इस वाक्य को क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। 2 वाक्यों का जो समूह होता है वो मिश्र वाक्य कहलाता है। यदि मैं पहले वाले वाक्य का उदाहरण इसे मैं ऐड करूं तो मैं इसका उदाहरण और अच्छा दे सकता हूं। जैसे उदाहरण था मोहन बाजार जाता है। अब मैं इसी को आगे यदि बढ़ाऊं तो मोहन बाजार जाता है और बाजार से आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर लेकर आता है। तो ये मिश्र वाक्य का बहुत अच्छा उदाहरण होगा। तीसरा जो वाक्य का प्रकार है वो है संयुक्त प्रकार। यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो जहां पर 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में मर्ज किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो होता है संयुक्त वाक्य। यदि मैं पहले वाले उदाहरण को आगे और बढ़ाऊं तो मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाकर वस्तुओं को, कपड़ों को और सब्जियों को खरीद कर लेकर आता है। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य का बहुत अच्छा उदाहरण होगा। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा एक पॉइंट है वो हैगा निबंध। और इस निबंध से
इस निबंध की परिभाषा से और इसके प्रकार से आप लोगों को मैं बहुत सरल तरीके से जोड़ना चाहता हूँ और इन सारी परिभाषाओं को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। निबंध क्या होता है? निबंध वाक्यों का समूह होता है। निबंध क्या होता है? वाक्यों का समूह होता है। जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं वो आपस में मिल करके क्या करते हैं? निबंध की संरचना करते हैं। निबंध की बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग कवियों ने या यूं कहें कि वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से अलग अलग परिभाषाएं दी है। उस परिभाषाओं में से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। निबंध की यहाँ पर हम अन्य परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। निबंध शब्द नि धन बंध से मिलकर बना होता है। मतलब इस प्रकार की रचना, इस प्रकार की काव्य रचना या इस प्रकार की गद्य रचना जिसे लिखने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो, आप उसे बहुत सारे शब्दों के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन निबंध पर कुछ शब्द सीमा निहित की जाती है जहां पे हमको उन शब्दों के पार नहीं होना होता। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, गद्य तथा पद्य से मिश्रित काव्य रचना को निबंध कहते हैं। निबंध जो है वो गद्य से भी मिलकर बना होता है और पद्य से भी मिलकर बना होता है, इसलिए गद्य और पद्य इन दोनों से मिश्रित काव्य रचना को निबंध कहा जाता है। कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने, कुछ अलग अलग कवियों ने और कहानीकारों ने निबंध की और भी अलग डेफिनेशन दी है, जिसको यदि हम पढ़ें तो शायद उसके शब्द हमको थोड़े समझ में ना आए, लेकिन हमने उसे थोड़ा और सरल शब्दों में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है निबंध गद्य की कसौटी है। यदि कवि के अनुसार कहें कि जो निबंध यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं निबंध के प्रकार। निबंध जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध, तीसरा होता है भावात्मक निबंध और चौथा होता है विचारात्मक निबंध। अब यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा इन शब्द से थोड़ी सी हटके, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को इन शब्दों के माध्यम से ही इसकी परिभाषा और उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पर जो पहला प्रकार है वो है वर्णात्मक। इन वर्णात्मक में से हम निकालेंगे इस वर्ण शब्द को। वर्ण शब्द से तो आप सब अच्छे से परिचित होंगे। इसके बाद दूसरा जो निबंध का प्रकार है वो है विवरणात्मक निबंध। हम इस विवरणात्मक निबंध में से निकालेंगे विवरण को। किसको निकालेंगे? विवरण को। तीसरा जो प्रकार है वो हैगा भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में से हम निकालेंगे भाव को। और चौथा जो प्रकार है वो है विचारात्मक निबंध। इसमें से हम निकालेंगे विचार को। यहाँ पर मैं आपको इन चारों शब्दों से परिचित कराना चाहूंगा जिससे हम इसकी परिभाषा बहुत सरल तरीके से दे पाए। वैसे हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भावात्मक और विचारात्मक निबंध है। इनके विषय में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। भावात्मक निबंध क्या होता है? निबंध का वह प्रकार जिसे लिखने के लिए व्यक्ति के भाव हृदय या मन से उत्पन्न होते, उस निबंध को भावात्मक निबंध कहते हैं। मतलब उस निबंधकार को इस निबंध को लिखने के लिए क्या करना पड़े? भाव लाना पड़े। कैसे भाव? जो मन से या हृदय से उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए इस निबंध को क्या कहा जाता है? भावात्मक निबंध कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो निबंध है वही विचारात्मक निबंध। विचारात्मक का मतलब होता है कि ऐसा निबंधकार जो उस निबंध को लिखने के लिए विचारों को लाए, सोचे और समझे। तो हमारे जो विचार है वो कहां से उत्पन्न होते? मस्तिष्क से। तो इस प्रकार के निबंध को लिखने के लिए व्यक्ति को मस्तिष्क से विचारों को लाना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो निबंध होता है वो विचारात्मक निबंध कहलाता है। अब इसके आगे की जो भी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।